जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, आज फिर से हमारे साथ गिरधर सर हैं। एक्चुअली मैंने सर से रिक्वेस्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का मन था। मैंने कहा जब तक सर का एक व्यू पॉइंट नहीं आ जाएगा उसके अलावा फिर उसमें मजा नहीं आएगा। मामला है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ ऐसा लगने लगा है कि एकदम से मोदी मोदी जपने लगे हैं, भारत भारत जपने लगे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कारगिल वॉर के से पल्ला झाड़ रहे हैं और भारतवासियों को एक वो मतलब मैसेज दे रहे हो कि भाई असलियत में मेरी कारगिल वॉर में कोई गलती नहीं थी, मेरे को तो पता भी नहीं था, मुशर्रफ का खेल खेला हुआ था और न जाने मैं तो कैसे फंस गया। अब ऐसी सिचुएशन में एकदम से ये खेल खेलना, दो तीन चीजें इकट्ठी नजर आ रही हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस, तीसरी तरफ टीटीपी वाला जो प्रॉब्लम है इंसर्जेंसी, वो तो कुछ ज्यादा ही तगड़े तरीके से है। ऐसी सिचुएशन में गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट होने शुरू हुए और चारों तरफ से सिचुएशंस में गिरता हुआ नजर आया, और सुनने में आता है कि चाइना भी अब पल्ला झाड़ चुका है, अमेरिका भी पल्ला झाड़ चुका है। ऐसे में एकदम से नवाज शरीफ का मोदी मोदी जपना या कम से कम भारत भारत जपना और एक तरीके से बच के निकलने कोशिश करना कि भाई मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे को दोषी ना माना जाए, ये वाली सिचुएशन समझना। तो मेरा ऐसा मानना ये है कि कुछ तो ऐसा है जो पूरी की पूरी पाकिस्तान की सिचुएशंस को, बदली हुई सिचुएशंस के ऊपर को दिखा रहा है कि नवाज शरीफ आने से पहले, क्योंकि एक हवा तो है कि नवाज शरीफ आएंगे, आने से पहले एक अपना पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यही वही नवाज शरीफ है जिन्हें पाकिस्तानियों ने भगाया था इस दबाव में कि इनके खिलाफ नारे लगे थे कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। तो सबसे पहले तो मेरे को यही समझ में नहीं आता यार, ये जो मोदी, तुम अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के विदेश मंत्री या एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के ऊपर ही भरोसा नहीं कर रहे कि वो तुम्हारा ही होगा, या वो एक प्रधानमंत्री लेवल का बंदा जो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुका है उसी पे तुम भरोसा नहीं कर रहे। तो सर सबसे पहले तो उस कम्युनिटी को ही बड़ा अजीब सा लगा। खैर सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि नवाज शरीफ लगभग लगभग मिमियाता हुआ सा दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, क्या कारगिल वॉर में पाकिस्तान का मुशर्रफ का रोल था, आर्मी का रोल था, और मैं तो उसमें था ही नहीं, मुझे गलत समझा जा रहा है वगैरह वगैरह। तो सर ये मामला क्या है और सिचुएशन क्या है सर इसके ऊपर सर? हरिमोहन जी, आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। मुशर्रफ का जो किताब वो लिखा था उसमें ये बोला था कि हमने नवाज शरीफ को उसमें ब्रीफ किया था और उनको कॉन्फ्रेंस में लिया था कारगिल करने के बाद, ये उनका बयान था। मगर मैंने बहुत से एक्सपर्ट्स को सुना है जो एक्चुअली वहां उस मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बहुत लोग जो बोले थे, इंक्लूडिंग पीपल लाइक नजम सेठी, और बहुत लोग इसके ऊपर उनके वीडियोस हैं। उसमें उनका ये कहना है कि एक टोपोग्राफी उनके पास मैप जैसा था, मतलब उनका एक क्या कहते हैं उसको, कार्डबोर्ड जैसे एक बना हुआ है। तो जहां उनके पोजीशन, पाकिस्तानी पोजीशन किधर है और भारत के पोजीशन किधर है, ये सब दिखाने का फ्लैग लगा के वो एक बोर्ड था उस फॉरवर्ड पोजीशन में। उधर नवाज शरीफ को लेके जाके मुशर्रफ ने उसको दिखाया, हाँ हम इधर है, भारत इधर है, ऐसा कुछ दिखाया। मगर लाइन ऑफ कंट्रोल कहां से गुजरती है उसको बताएं। वो कह रहा है कि हम इधर है, भारत इधर है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है करके बोल दिया। तो नवाज शरीफ को गुमराह किया। और वो शरीफ साहब तो वो तो राजा था, तो वो हाँ ठीक है करके वो निकल गया। तो टेक्निकली जो है उनको पता है, मगर जैसे अश्वत्थामा हतक कुंजरा टाइप्स हो गया ना, उनको बताया मगर बताया नहीं, ऐसे चीज हो गया। तो जब नवाज शरीफ ये कह रहा है कि उसमें मुझे पता नहीं था, वो भी सही है। उसको बताया ऐसा मुशर्रफ बोलता है तो वो भी सही है। तो ये उसका मतलब ऐसे समझना चाहिए। उनको पता नहीं था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत के साइड में आके ये लोग बैठ गए ऊपर, वो उनको नहीं बताया। तो ये तकलीफ था। जब उनको पहली बार वाजपेयी जी ने फोन करके उनको बताया तो नवाज शरीफ को शॉक हो गया। मियां साहब ये क्या हो रहा है, आपके बंदे आके इधर बैठ गया, ये क्या हो रहा है करके वो बोला। तो फिर नवाज शरीफ के हाथ में तो थोड़ी है, वो आर्मी फौज डिसाइड करेगा किसको कहाँ भेजना है, क्या करना है, वो मुशर्रफ तय करता था ना।
और मुशर्रफ और अब्दुल अजीज का अजीज क्या था वो, अजीज कोई कमांडर था उसका, अजीज, ये दोनों का वो बेजिंग बैठा था और दोनों का कन्वर्सेशन हमने रिकॉर्ड करके लीक कर दिया। तब पूरा उनका खुल गया ना। तो ऑफिशियली बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर वो उसको नकार नहीं सकते हैं, उसका आर्मी को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जितना हो सके वो उसको पकड़ के रखा। बाद में जब क्लिंटन से एक उनको एग्जिट रूट मिला तो भाग गया उधर और फिर सीजफायर डिक्लेयर कर दिया। तो मुशर्रफ को एग्जिट रूट चाहिए था क्योंकि मुशर्रफ पूरी तरह फंस गया था। मुशर्रफ को बचाने के लिए ये गया, फिर वहां से क्लिंटन कुछ बोला, फिर आके इधर सीजफायर डिक्लेयर किया, ये सब हुआ। तो दोनों सही थे। मुशर्रफ ने उनको बताया, मगर आधा बताया आधा नहीं बताया। नवाज शरीफ भी सही है, उनको कुछ बोला गया जो उसके समझ में नहीं आया। वो जो समझा था कि ये कारगिल कांड उनको कोई इतना डिटेल में नहीं बताया, वो भी सही है। तो देखते हैं। सर एक्चुअली फिर तो इसका मत देखिए, एक्चुअली रियलिटी ये है, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे लास्ट पिलर तक आर्मी के अलावा किसी को नहीं पता होता कि हमारे बॉर्डर्स कहां तक हैं। यही चीज पाकिस्तान के साथ भी रही होगी, हमारी जितनी मर्जी अच्छी लीडरशिप क्यों ना हुई, पिलर बाय पिलर, टेरिटरी बाय टेरिटरी, तो हमारी आर्मी, हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे पता ही नहीं ना। और या तो वहां रहने वाला बिल्कुल लास्ट गांव का लोकल जानता होगा कि भारत का बॉर्डर कहां तक है, या फिर आर्मी जानती होगी और आर्मी के रिकॉर्ड्स में होगा। तो इसका मतलब तो नवाज शरीफ को खुले तौर पर सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। और वहां उसके बिल्कुल बाद जब नवाज शरीफ ने शायद आवाज उठाई तो उसको कू हो गया, मिलिट्री कू हो गया। करेक्ट, बिल्कुल सही। उनको इस्तेमाल किया गया और उनको बेवकूफ बनाया गया। तो जब लाहौर में वाजपेयी जी गए थे, उसी समय ये उसके पीछे कुछ किया था मुशर्रफ। मुशर्रफ वॉज विशियस अगेंस्ट भारत। तो वो अभी भी मतलब मरने से पहले तक, लास्ट इंटरव्यू तक वो ये कह रहा है कि भारत में हमारे एसेट्स अब भी है, हम कुछ भी कर सकते हैं भारत में। और भारत के खिलाफ उनका घृणा बहुत बहुत डीप है। तो ये मतलब जो मीनार पाकिस्तान में जाके वाजपेयी जी ये ऐलान करना कि हम पाकिस्तान को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी बोला था, और जंग नहीं होगा, ये उनके लिए बर्दाश्त नहीं था। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था उनके लिए, क्योंकि भारत के घृणा ही उनको पैसा दिलवाती है ना। उनके बजट के ऊपर उनका हक जो बनता है वो इसी के बेसिस पे बनता है कि भारत के साथ उनका दुश्मनी है। जब दुश्मनी खत्म हो जाएगी उनको बजट का क्या जरूरत है। अब देखिए उनका बजट, उनका, अब देखिए भारत में कम से कम चाय बनता है, चाय का बागान है हमारी, मतलब असम में है, कहीं बहुत सी जगह पे है, साउथ इंडिया में है, कुर्ग और ऊटी में है, बहुत हम चाय के हमारी प्रोडक्शन है। तो पाकिस्तान में चाय का प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी पूरे ब्रिटिश इंडिया में वो सब लोग मतलब हर नागरिक चाय के आदी आदी हो गए, चाय पीते हैं वो लोग। पाकिस्तान में चाय के लिए $500 मिलियन हर साल उनको खर्च करके इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेक्स देना है और उनको बाहर से चाय इंपोर्ट करना पड़ता है। जिस बंदे मतलब मजदूरी करता है, दिन का मजदूरी से जिंदगी चलाता है, खाना नहीं मिलेगा तो भी एक कप चाय तो कम से कम पिएगा ना वो। चाय, वो चाय के लिए भी उनको फॉरेक्स देना पड़ेगा और $500 मिलियन उनको हर सालाना खर्च होता है। इतने तकलीफ में पाकिस्तान है आज। वहां $500 मिलियन वो खर्च करके चाय इंपोर्ट नहीं कर सकता है, इस हालत में है। फिर भी डिफेंस बजट 11% उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया और डॉलर के दरमियान इतने डिफरेंस आ गए थे, तो ब्रिज करने के लिए उनको 11% इंक्रीज हुआ है। पैसा कहां से गया? लोगों के पेट से, उनके मुंह से छीना छीन के वो आर्मी को दिया है ना। आर्मी को क्यों देते हैं? क्योंकि आर्मी का एक ही है कि हम भारत को रोकने वाले हम हैं, नहीं तो पाकिस्तान टूट जाता है और गजवा हिंद करना है, हिंदुओं के ये करना है वो करना है। ये जो नैरेटिव है वो नैरेटिव ही उनको पैसा दिलवाता है। जब तक वो नैरेटिव है तब तक उनका पैसा मिलेगा। नवाज शरीफ एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसको, गुनाह कर बैठे थे कि भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये उनके लिए पैसा बंद हो जाएगा। तो ये मतलब समझना चाहिए कि नवाज शरीफ उसके लिए उनको बाहर रखा गया। मगर अब तो उनका हालत ऐसा हो गया कि
भारत की दुश्मनी उनके लिए बहुत भारी पड़ा। तो इसके चलते हुए उनका इकोनॉमी ठप हो गया। इकोनॉमी ठप हुआ तो भी वो दे डोंट केयर, मगर उसका आर्मी का आमदनी घट रहा है। उनके पास तोपें है तो उसमें तेल डालने के लिए तेल है नहीं उनके पास, टैंक चलाने के लिए तेल नहीं है उनके पास। ये खुद जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद बयान किया और वीडियो वायरल भी है। भारत के साथ जंग छेड़ेगा तो सरहद के पास लाने के लिए उनके पास तेल नहीं है, तो क्या जंग लड़ेंगे ये लोग? इनके पास 4-5 दिन या मैक्सिमम एक हफ्ते तक उनके पास बारूद है, उसके बाद इनके पास है ही नहीं है। कैसे लड़ेंगे ये लोग? तो ये उनका हालत इतना खराब हो गया कि उनके पास ऑप्शन नहीं है। भारत के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप कायम करना है और उनके जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम करना है, क्योंकि उनके पूरे सिस्टम ठप हो गया। तो जब पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा तो आपका आर्मी बैठ के क्या करेगा? आर्मी इज ऑलरेडी अ रेंटल आर्मी है। चाहे वो यमन में जाता है, चाहे वो पैलेस्टीन में जाता है, चाहे कोई और किसी को चाहिए वो जाएगा। तो कतार में फुटबॉल मैच के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पाकिस्तान आर्मी गया था। तो मतलब इट्स लाइक एनी अदर, आपके जो सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी सर्विसेज होता है ना, ऐसा ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ग्रुप की तो तरह ऐसा तो सर। हाँ, ग्रुप 4 इससे बन गया उनका आर्मी का, वही औकात है और कुछ नहीं। हर दिन कम से कम 2 या 2.5 एवरेज उनके सैनिक मर रहे हैं, या बलूचिस्तान में मरेंगे या टीटीपी के साथ मरेंगे, कहीं ना कहीं मर रहे हैं लोग। तो एन एवरेज साल में इनका 600 से 700 सैनिक मरते हैं एवरेज, पिछले 3 साल में देखेंगे आप। तो ये हालत है उनका। तो देर ऑल बॉर्डर, जहां ये मरते हैं तो एक नैरेटिव बनता है कि ये इनको बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो पैसे कहां जाएगा? देश के लिए कुछ भी पैसा आएगा या बजट में कुछ पैसा आएगा, अब देखिए सीधा अब दुबई के प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे, टोरंटो में प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे, क्यूबेक में बढ़ेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया में बढ़ेंगे या लंदन में रियल एस्टेट बढ़ेगा। यही है उनका, मतलब देश को लूटो और अपना देख लो, यही है कमर। उनके जो जितने भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं और आर्मी चीफ्स हैं, वो कोई भी पाकिस्तानी नहीं, चाहे राहिल शरीफ हो, चाहे कमर जावेद बाजवा हो, सबका बड़े बड़े मकान पूरे दुनिया में है और भाग जाएंगे, कोई यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, कभी कभी आके पेंशन वेंशन का चक्कर है, कुछ पैसा आते रहेगा, तो इधर बड़े बड़े कॉर्नर प्लॉट्स हैं इनके, उनको थोड़ा उसमें आके थोड़ा एक्सेस देके जाएंगे। और आप जानते हो फौजी फाउंडेशन है उनका, तो इन सबका उनमें पार्टनरशिप है, तो उसके चलते हुए कभी आएंगे जाएंगे, मगर यहाँ कोई नहीं रहेगा। इनके बच्चे, इनके और इनके जो भी ग्रैंड चिल्ड्रन सब बाहर ही रहेंगे। तो ये है उनका प्रॉब्लम। तो नवाज शरीफ वो गलती कर बैठा था, इसीलिए उनको निकाला गया। अब जो है नवाज शरीफ को दोबारा इसलिए ला रहे हैं कि पाकिस्तान का पॉवर्टी इतना बढ़ गया, आर्मी से सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। वो इमरान से कोशिश किया, फेल हो गया। फिर शहबाज शरीफ इतना डरपोक था, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पाए। तो अभी बिलावल भुट्टो तो बहुत नादान है, उनको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से खतरा है। इमरान खान का एक्सपेरिमेंट जितना जितना स्पेक्टेकुलरली फेल हो गया, इनको देंगे तो उससे खतरनाक फेल हो जाएगा। इनके पास ऑप्शन नहीं, इसीलिए वो फिर दोबारा नवाज शरीफ को ला रहे हैं। और नवाज शरीफ अपने आप का क्या कहते हैं उसको, कुछ उनका टर्म्स कंडीशंस रखेंगे, तो उसके चलते हुए वो कुछ होगा। सर मेरा एक मानना ये है कि इस टाइम पर जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी से लेकर सब चीजें फ्लॉप सी हो रखी हैं, ऐसा तो नहीं है कि आर्मी ने सरेंडर कर दिया पॉलिटिकल सिस्टम के लिए के सामने कि भाई देखो अब हमसे नहीं संभल पा रहा, हम जितनी पॉलिटिक्स खेल सकते थे खेल ली और अब आप आओ और आके संभालो। ये तो एक तरीके से आर्मी का सरेंडर हो गया। मतलब एक मतलब प्रधानमंत्री है वो बढ़िया काम कर भी रहा है, कुछ भी है, तुम्हारे को पसंद नहीं आ रहा तुम भगा रहे हो। अब एकदम से पता लगा वो तुम उसे बुला रहे हो, वो इसलिए क्योंकि अब आर्मी से पाकिस्तान नहीं संभल रहा। तो एक तरीके का सरेंडर हो गया आर्मी का अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाए रखने के लिए दुनिया के सामने। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? थोड़ी हद तक वो सही है, मगर वो कभी भी पाकिस्तान में आर्मी का कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा सिचुएशन कभी आ ही नहीं सकता है। आर्मी के ऊपर बहुत दबाव है,
सऊदी से और यूएई से और यूएसए से, तीनों मुल्कों से, देशों से उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है आर्मी के ऊपर, कि वो सिविलियंस को ज्यादा रेस्पेक्ट करें, फिर भारत के साथ थोड़ा नॉर्मलाइज करें। ये दो चीज के ऊपर उनके पास बहुत बहुत बड़ा प्रेशर है। तो ये प्रेशर जो है, कमर जावेद बाजवा ने एक मीटिंग में बोला था कि हम जियो स्ट्रैटेजी से हम मतलब इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में जाएंगे, फिर यहाँ मतलब जो पहले हम खाली हमारी जो पोजीशन है अरेबियन सी में उसको इस्तेमाल करते थे, नाउ वी विल बिकम ट्रांसिट रूट और इकोनॉमी के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ये उनका बयान था। ये बयान आने के बाद इमीडिएटली इमरान खान ने इमरान खान उस समय प्राइम मिनिस्टर था और ट्रेड मिनिस्टर भी था, ट्रेड डिपार्टमेंट उनके डायरेक्टली अंडर था। एज ए ट्रेड मिनिस्टर भारत के साथ ट्रेड करने का वो अप्रूवल दे दिया, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको ना कर दिया। कितना मतलब हंसी की बात थी, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन था पाकिस्तान में, क्योंकि उनको ये लगा कि मैं कमर जावेद बाजवा को कैसे तो नीचे दिखाना है, इनको इनके औकात दिखाना है, ये सोच के वो ऐसा स्टेप लिया। दैट वाज अ रॉन्ग मूव फ्रॉम इमरान खान। तो उसके चलते हुए दोनों के बीच में क्या हुआ वो सब आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ। फिर उनका आईएसआई के साथ क्या पंगा हुआ है, फैज के साथ उनको क्या सिचुएशन थी, वो सब जानते हैं। तो तब से ये डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आईएसआई और स्पेशली आर्मी ये सोच रहा था कि भारत के साथ कुछ नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारा कुछ स्टेबलाइज हो सकता है। कमर जावेद बाजवा के टाइम से ये शुरू हो रहा है। जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, एक्चुअली वो एक ट्रेड मिनिस्टर को हमारी भारत में दिल्ली में एम्बेसी में अपॉइंट भी किया था, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इमरान खान के डर के वजह से वो कुछ नहीं कर पाए। ये कुछ करेंगे तो सेम नारा जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ था, भारत के दोस्त यार है तो गद्दार है, ये चीज फिर दोबारा आएगा। इसके चलते हुए डर के वो कुछ नहीं किया। तो वो कुछ करने वाला कोई आदमी है तो नवाज है, इसलिए उनको दोबारा लेके आया, मगर कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। स्पेशली कुछ चीजें जैसे स्ट्रेटेजिक इश्यूज, चाहे वो न्यूक्लियर इश्यूज हो या डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस के इश्यूज हो या उनके फौजी फाउंडेशन रिलेटेड इश्यूज हो, आर्मी के रिलेटेड इश्यूज में इनका कोई दखल नहीं होगा। Similarly, ISI technically reports to the Prime Minister, but ISI appointment will be decided by the Army Chief. Unofficially, सिग्नेचर तो प्राइम मिनिस्टर को करना है, मगर कंट्रोल वही रखेंगे। ये भी अनरिटन लॉ है। और फॉरेन पॉलिसी में स्पेशली भारत और अफगानिस्तान, चाइना, अमेरिका और यूएई, सऊदी अरेबिया, ऐसे कोई 10 देशों के जो फॉरेन, पाकिस्तान का जो फॉरेन रिलेशंस है वो आर्मी ही कंट्रोल करेगी, सिविलियंस को बिल्कुल नहीं देंगे। अब उनके इंटरेस्ट में है कि भारत के साथ ट्रेड करें, आर्मी का भी इंटरेस्ट है, तो वो अलाउ करेंगे। नवाज शरीफ जब आएगा तो उससे थोड़ा अलाउ करेंगे। स्पेशली अब जो है आर्टिकल 370 का मुद्दा तो खत्म ही हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट भी आ गया, तो पूरे दुनिया में उसका कोई रिस्पॉन्स ही है नहीं, ये सब भूल गया। मतलब ये तो डन एंड डस्टेड, ये तो सीड केस है, तो उसको उठाने से कोई फायदा नहीं है। तो उनको ऐसे बोला भी गया, मतलब सऊदी से एमबीजेड और एमबीएस दोनों ने उसको बोला है, भूल जाओ यार आर्टिकल 370 के बारे में, बाकी सोचो करके बोला था। फिर भी अब करने के लिए नवाज शरीफ आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने जो पूछा है उसके मेरा आंसर है कि लिमिटेड लिबर्टी, लिमिटेड फ्रीडम देंगे नवाज शरीफ को। कुछ चीजों में उनको लिबर्टी नहीं होगा। आर्मी बजट के ऊपर नवाज शरीफ का कोई कंट्रोल नहीं होगा। वो जो बजट पूछेंगे नवाज शरीफ को देना ही पड़ेगा, चाहे उनके पास अपना स्टाफ के लिए पैसे देने के लिए उनके पास पैसा ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज 3-4 चीज जो है उनका कंट्रोल में रखें। अब सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से आपने बताया बजट से लेकर, यानी आर्मी पीछे अभी भी उसी पोजीशन पर खड़ी है,
बस नवाज शरीफ को इसलिए लाया गया क्योंकि आर्मी से सिचुएशन नहीं संभल रही है और आर्मी को एक एफिगी, एक मुखौटा चाहिए दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो अब हमारा पूरा चार्ज जो है एक पॉलिटिकली इलेक्टेड बंदे ने संभाल लिया है और अब हम उसके पीछे खड़े हैं और हमें जैसा चलेगा, अब ये जैसा चलाएगा वही चलाएंगे चलेंगे। लेकिन अंदर खाते जो आर्मी या आईएसआई अपने प्रधानमंत्री को पॉसिबली थप्पड़ भी मार सकती है। आई वॉज शॉक्ड सर जब मैंने सुना था कि इमरान खान को थप्पड़ पड़ गया था। सर ऐसी न्यूज आई थी कि इमरान खान को जावेद बाजवा या किसने थप्पड़ मारा था। शॉक्ड था यार, प्रधानमंत्री को उसका आर्मी चीफ थप्पड़ मार दे। अब सर थप्पड़ मारने का इश्यू चलो हो गया, यानी अब नवाज, आपने बिल्कुल सही कहा, नवाज शरीफ पे कंट्रोल आर्मी का ही होगा बस दिखावे दिखावे के लिए। तो इंडिया को नवाज शरीफ आने के बाद किसी तरीके की अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। क्या इंडिया चाहिए, पहले वो करेगा या नहीं करेगा दूसरी बात ये। सर जी, भारत का स्ट्रेटेजी तो साफ है। हम अज्ञात बंदूकधार को प्रणाम करते रहेंगे, तो ये तो हमारा तो चलता ही रहेगा। तो बाकी रही इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ठीक है भाई, आप 10 चीज हमसे खरीदना चाहते हो तो हम भी आपसे 10 चीज खरीद लेंगे, बस उतना ही है। बातचीत क्या करना है, आपसे कोई बातचीत का नहीं करना है। आप जब तक ये 370 के बारे में आप रट्टा मारते बैठेंगे तब तक हम आपसे बात करना ही नहीं है हमें। हाँ, आपको जरूरत है, हमारी वैक्सीन का जरूरत है, हमारी उनका कुत्ता काटेगा तो भी वैक्सीन भारत से ही जाता है पाकिस्तान में। पूरे उसका मेडिकल सप्लाई पूरे भारत से ही है। अब जब वो बंद करके बैठा है तो वो दुबई से होते हुए जाएगा ना, उससे उसको भी नुकसान होगा, हमें कुछ नहीं होगा ना। हाँ, कुछ चीजें हमें भी फायदा होगा वहां से जब लेंगे हम, स्पेशली उनके पास सीमेंट है, कुछ चीजें हैं जो हम ले सकते हैं उधर से, तो सब थोड़ा सस्ता पड़ सकता है हमारे लिए। बट वो नहीं मिलेगा तो हमारे कोई वो होगा नहीं है, मतलब उससे हमारी इकोनॉमी के ऊपर का कोई असर नहीं है। थोड़ा 2-3 आइटम थोड़ा चीप मिलेगा तो ठीक है। तो ये होगा इमीडिएटली जो है नवाज शरीफ आने के बाद, ये भारत भी यही सोचेगा कि हम इसको थोड़ा ईज करेंगे। कुछ चीजों मतलब 20-25 आइटम्स दोनों ट्रेड के लिए खोल देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि दोनों के कंट्रीज का अम्बेसडर्स फिर दोबारा वापस जाएंगे। अब भारतीय अम्बेसडर जो पाकिस्तान में रहना चाहिए था, वो दिल्ली बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट किया, कोट एंड कोट रिक्वेस्ट किया है कि इनको वापस लें आर्टिकल 370 हटने के बाद। तो हम भी उनका, वो खुद उनका एम्बेसडर रिकॉल किया और हमारे एम्बेसडर पीछे लेने के लिए हमें रिक्वेस्ट किया था, हमने उनको वापस बुला लिया। तो ये फिर दोबारा वापस जाएंगे, उनके एम्बेसडर इधर आएगा और हमारे एम्बेसडर उधर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप वो होगा। तीसरा स्टेप जो है थोड़ा शायद सार्क या ऐसे कोई एससीओ, पता नहीं, ऐसे कोई जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स है वहां मिल सकते हैं। मोदी जी और नवाज शरीफ कहीं भी मिल सकते हैं, न्यूट्रल वेन्यू पे मिल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सार्क को रिवाइव करना हो तो शायद श्रीलंका में कोई बैठक होगा तो मिलेंगे, या एससीओ का मीटिंग होगा कहीं और कजाकिस्तान किर्गिस्तान में कहीं होगा तो मिलेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो कैजुअली बात करेंगे, धीरे धीरे से कुछ करेंगे। तो फिर उनको भी रट्टा मारना पड़ेगा कश्मीर के बारे में, कश्मीर की आइडेंटिटी के लिए, उनके हकों के लिए वो भी बोलेगा, हम भी बोलेंगे। बम धमाके के पीछे हम बातचीत नहीं करेंगे, हम भी बोलेंगे। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए चलता रहेगा, बट पीछे से धीरे धीरे से स्टेप्स लिया जाएगा। तो अब इतने लोग वहां मर रहे हैं जो भारत के खिलाफ काम करने वाले, खालिस्तानी हो या कश्मीरी हो, ये मर रहे हैं। पाकिस्तान या तो कुछ नहीं कर पा रहा है या कुछ करना नहीं चाहती। ये चीज हमें धीरे धीरे पता चलेगा। ये अज्ञात बंदूकधार कौन है, ये उनके बीच में कोई मतलब कोई फैक्शन वॉर में चल रहा है या इनके आका कोई और है। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली रॉ को दोषी ठहराता है, मगर एविडेंस तो दिखाओ भाई, ये अज्ञात बंदूकधार कौन है, एक को तो सामने ले आओ। आप तो जादव को ईरान से उठा के लेके गया, फिर उनको रॉ एजेंट करार दिया, क्या क्या आप टेररिस्ट बोला, उसको क्या क्या नहीं किया आपने। इतने आपके लोग मरे हैं, हफीज सईद के बेटे को अगवा करके 2 दिन उसको टॉर्चर करके मारे हैं, तो एक को तो पकड़ो यार, और फिर रॉ के साथ उनका संबंध एस्टैब्लिश तो करो। तो जब तक ये नहीं होगा ना, तो तब तक ये चलते रहेगा और अज्ञात बंदूकधार को जो करना है वो करते रहेंगे।
मगर ये थोड़ी नवाज शरीफ आने के बाद हमें पता चलेगा कि ग्राउंड वहां साफ हो गया तो प्रॉबली उनके पास, जैसे कारगिल के बारे में भी बोलना शुरू किया, वो शायद एक ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है, भारत के साथ दोबारा थोड़ा नॉर्मलाइज करने का कोशिश चलेगा। मगर पाकिस्तान की वजूद जो है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जो है, भारत के घृणा से ही होता है और हिंदू की घृणा से ही होता है। मतलब दे हेट हिंदूज एंड भारत। जब वो हेटेड जाएगा तो पाकिस्तान एक देश रहने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। तो उसी के चलते हुए आर्मी को भी पैसा मिलता है, तो वो तो नहीं जाएगा, वो तो उनको बोलना ही पड़ेगा। कश्मीर के बारे में वो बोलते ही रहेंगे, बट दे नो इट दैट दे लॉस्ट कश्मीर। कश्मीर उनके हाथ से चला गया, उनके पास में तो कोई है ही नहीं। तो अब देखेंगे नवाज शरीफ आने के बाद उनको कितना फ्रीडम देंगे, कितना उनसे मतलब रोक के रखेंगे, किन चीजों में उनको फ्रीडम नहीं रहेगा, वो देखेंगे आने वाले दिनों में। सर जब इमरान खान आए थे ना, तो इमरान खान के टाइम पे हमें याद होगा कि 8 भैंसें थी वो बेच रहे थे, अपना बंगला बेच रहे थे, गाड़ी बेच रहे थे, और पता नहीं क्या क्या बेच के वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मेरे से मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर ये इमरान खान घर बेच रहा है और पता नहीं क्या क्या बेच रहा है, इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगा? तो मैंने उन्हें एक एग्जांपल दिया कि भारत सरकार का जो हमारे पीएमओ का, केवल पीएमओ का जो खर्चा है वो मतलब लगभग 1,000 करोड़ रुपए हम ये मानकर चलते हैं। अब 1,000 करोड़ रुपए केवल पीएमओ का खर्चा है। अब ऐसे में पूरा भारत चलाना है कि हाँ चलाना है। अब सवाल यही है कि भाई 1,000 करोड़ रुपए को अगर मैं 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले की तरीके से देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि यार 1,000 करोड़ रुपया कितना होता है। लेकिन उस 1,000 करोड़ रुपए को खर्च करके कितनी बड़ी गवर्नमेंट को चला रहे, तो 50 या 75 लाख करोड़ रुपए का तो हमारा बजट बनता है। अब सर 1,000 रुपए खर्च करके 75 लाख रुपए का अगर काम कर रहे हैं तो बुरा थोड़ा है। और उससे ज्यादा बड़ी सिचुएशन के उस 1,000 करोड़ रुपए को खर्च करके हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। तो यार उस $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सामने वो 1,000 करोड़ रुपए कम कुछ भी नहीं है। अब उसमें मैं या तो 1,000 करोड़ के अंक को बचा के मैं 3 ट्रिलियन को बचाऊं, वो भी डॉलर, अब लाख लाख करोड़ में जा रहा होगा मामला, या फिर मैं उस 3 लाख करोड़ लाख लाख करोड़ के आसपास की जो इकोनॉमी है, करोड़ करोड़ की जो इकोनॉमी है, उसको ध्यान दूं और उसे बढ़ाऊं ताकि मेरा जो 1,000 रुपए का खर्चा वो ना के बराबर दिखाई दे। अब सर ये तो इमरान खान की आम आदमी वाली सोच होगी। लेकिन मैं जो चीज कहना चाहता था ना, सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा ले गया आज का अभी टॉपिक, कि सर इमरान खान को चुनना पाकिस्तान को गलती का एहसास हो गया, लेकिन मीडिया के अंदर एक नैरेटिव कई दिन से चल रहा है कि इंडिया और चाइना की भी तो लड़ाई है, बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के जवान मार चुके हैं और फिर भी इनका ट्रेड एज यूजुअल चल रहा है, तो पाकिस्तान का क्यों नहीं? क्या ये उस नैरेटिव का हिस्सा नहीं है कि शुरू से एक नैरेटिव सेट किया गया, चाहे उनके मीडिया हाउसेस में, चाहे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आज के दिन अगर हम देखते हैं तो उस नैरेटिव का नेक्स्ट स्टेप हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है वो समझ में नहीं आ रहा सर। ये प्रॉब्लम उनका है, हमारा नहीं है। ये भारत के साथ ट्रेड बंद कौन किया है? हमने तो नहीं किया है, वो खुद बंद किया है ना। हमने तो बंद नहीं किया। बस हाँ, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल ट्रेड हमने बंद किया है, क्योंकि वहां से आप नार्कोटिक्स बेच रहे थे, फिर हवाला रूट से आप टेररिज्म को फंडिंग कर रहे थे, तो इसके चलते वहां बंद कर दिए थे। मगर बाकी ये वाघा बॉर्डर से जो चल रहा था उसको तो हम तो नहीं बंद किया ना, आप बंद किए, इमरान खान की गवर्नमेंट ने बंद किया। आर्टिकल 370 के डाइल्यूशन होने के बाद वो बंद किया, हमने थोड़ी बंद किया। हमने आपको एमएफएन स्टेटस भी दे रखे थे ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस भी दे रखे थे अग्रीमेंट के मुताबिक, आप भी हमें देना था, दिया ही नहीं आप, तो अल्टीमेटली हम विड्रॉ किया है। हमारी गलती क्या है? प्रॉब्लम आपके पास है ना। तो आप ये गुजरात वाली डॉक्ट्रिन हमें मत पढ़ाइएगा कि बड़े भाई होने के नाते आप कुछ भी करते रहो, एक थप्पड़ मारो दूसरा चीख दिखाए, ये सब हमें हमसे नहीं चलेगा। आप सुधरो पहले, आप आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी जो पॉलिसीज है, वो आप सेट राइट करो। आर्टिकल 370 होता आने वाला नहीं है। जब तक आप आर्टिकल 370 का रट्टा मारते रहेंगे तब तक हम से ट्रेडिंग नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। तो अब माशाल्लाह आप जिंदा रहो, आप जो करना है कर ले यार, हमें हमें क्या लेना देना। एक्चुअली
आपकी ईस्टर्न फ्रंट अभी सेफ है, ईस्टर्न फ्रंट में कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, आपके वेस्टर्न फ्रंट ही खराब है। ईस्टर्न फ्रंट जो आप जिसके गजवा हिंद या ये सब बकवास दिखा दिखा के अपने पैसे कमाए हैं, वो सब अभी ठंडा है ना, आपके लिए यहाँ कोई खतरा नहीं है। कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो रहा है आपके यहाँ, सीज फायर कुछ मतलब क्रॉस एलओसी फायरिंग कुछ नहीं हो रहा है। तो भारत के साथ एक्चुअली आप मतलब बहुत सेफ हो। अब चाइना के चलते चाइना आके उधर बंकर बनाया, सब कुछ किया, एक्चुअली यू आर सेफ विद द ईस्टर्न फ्रंट। तो प्रॉब्लम आपके यहाँ है, हमारे कुछ नहीं है, आप डिसाइड करो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। इनफैक्ट हमारी बहुत से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से ये लोग ड्रग्स लिए थे और पैसे नहीं दिए, पहले वो सेटल करो भाई, बाद में देखते हैं हम क्या करना है। तो इसीलिए चाइना के साथ हम क्या कर रहा है, चाइना पिछले 10, 15, 20 साल में यहाँ बहुत से हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया। इनके जो इनके एसेट्स भारत में जितने भी है, स्पेशली जो कम्युनिस्ट यूनियंस, ये क्या कहते हैं उसको, शटडाउन लॉकडाउन ये करवा करवा के इनके जो क्या कहते हैं उसको, लेबर लॉस के गलत इस्तेमाल करते ये लोग यहाँ इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। क्या आप कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाएंगे, स्टेशनरी शॉप में आपको भारत में बनी हुई चीज कितने मिलेंगे आपको? जितने भी वहां चीज मिलेंगे पूरे चाइना में बना हुआ है। क्या भारत में नहीं बना सकते हम? पहले बना नहीं रहे थे क्या? हम बनाते थे ना, बंद क्यों हो गया वो सब? इवन डॉग्स, जो गुड़िया मतलब क्या होते हैं उसको हिंदी में, डॉग्स होते हैं ना, टॉयज, हाँ वो भारत में बनना क्यों बंद हो गया? चाइना से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस इंडस्ट्री में टारगेट करके उसको खत्म किया। पोल्यूशन कंट्रोल वाला आके बैठेगा उधर, पोल्यूशन कंट्रोल वाला बोलेगा इधर पोल्यूशन है इसको बंद करो, या वहां लेबर यूनियन लीडर कोई खड़ा हो जाएगा, इतना बोनस चाहिए नहीं तो आप काम करने नहीं देंगे, ये वो करके सबको बंद कर दिया। अब हम वहां से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब देखिए कोडाकुलम इधर टूटिकोरिन में उनका जो कॉपर प्लांट था, उसको स्टेरलाइट का कॉपर प्लांट बंद करवा दिया ना। 40%, 40% ऑफ और कॉपर हम भारत में बना रहे थे, वो सब अब इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और मोनोपोली किसको है? चाइना को है। इसीलिए 15-20 साल से जो पिछले सरकार जितने भी थे, उनके पॉलिसीज के चलते हुए चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गया था। इतना बढ़ गया कि चाइना से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसीलिए हम चाइना से खरीद रहे हैं, मगर धीरे धीरे से उसे डीकपल करने का हम ऑलरेडी कोशिश शुरू किया है। जैसे एपीआईस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, पूरा मोनोपोली चाइना को चला गया। पहले हम बनाते थे, वो सब एपीआईस पूरे चाइना में चले गए, हमारे पास है नहीं है। पिछले साल 38 एपीआईस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, भारत में अभी बन रहा है। तो धीरे धीरे से हम शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे मोदी जी जब आए थे 2014 में, हमारे पास 2 या 3 सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेजोरिटी पूरा चाइना का था। अब क्या है, 97% भारत में बन रहा है, ओनली 3% आर इम्पोर्टेड। और वो भी वाइवो हो या ओप्पो हो, इवन चाइनीज कंपनी इधर ही बनाना है उनको भी, है ना। अब हमारे डिपेंडेंसी जिस चीजों में है उस पे भी भारत सरकार काम कर रही है। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप्स, ये जो टेक्नोलॉजिकल है ना, पूरे इम्प्लीमेंट्स हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगाया था 2 महीने पहले कि इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, भारत में बनाना है। तो सब लोग आगे रोना शुरू किया कि हम इतने जल्दी वो भारत में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। तो उनको 3-4 महीने का सहूलत दिया है, मतलब मान लीजिए कि फरवरी मार्च तक आप करो, इंपोर्ट करो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। तो एक बड़ा इंपोर्ट आइटम चाइना से कम होने वाला है। आने वाले 2-3 साल में चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम होगा। तो हम, हाँ, चाइना के साथ हमारी झगड़ा है, झगड़ा होने के बावजूद जो हमारी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम वहां से खरीद रहे हैं, मगर ऑल्टरनेटिव्स भी हम ढूंढ रहे हैं और उनसे डीकपल होने का कोशिश जारी है हमारी। अब पहली बार 2022-2023 ईयर में, इस साल में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट टाइम हमारी गुड़ियों का एक्सपोर्ट, डॉल्स और टॉयज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हुआ है।
मतलब भारत में बनना शुरू हुआ, तो हमारे पास पीपी किट्स नहीं थे, हमारे पास मास्क नहीं थे, टेस्टिंग किट्स नहीं थे, चाइना से इंपोर्ट किया हमने पहले, अब पूरे दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो वी आर चेंजिंग। पाकिस्तान को ये करना चाहिए था। पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड बंद करके इसको नुकसान हुआ है, हमें तो कोई नुकसान नहीं है, आप तकलीफ आपका है। तो इमरान खान का प्रोजेक्ट फेल होने का कारण यही है कि इमरान खान वाज नॉट अ डिसाइसिव लीडर, एंड कमर जावेद बाजवा उसको कुछ नहीं कर पाया। तो द बिगेस्ट फेलियर ऑफ इमरान खान वाज, अकॉर्डिंग टू द आर्मी, कि उनके सेना में दरार पैदा की। उनका सेना दो गुटों में बढ़ गया, एक प्रो इमरान, एक एंटी इमरान। वो खतरा है। उनके आर्मी जब तक यूनाइटेड है तब तक वो देश भी जिंदा है। जब आर्मी ही टूटने लग गया तो फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं। तो ये डर उनपे बैठ गया, इसीलिए असीम मुनीर आने के बाद तुरंत इमरान खान को अंदर कर दिया। वो भी कौन सी केस में? तोशकाना केस में। आपने जो बोला है ना, वो गाय बकरी बेच रहे थे, पीछे से उनका वॉचेस और उनके ये भी बेच के फिर पैसे कमा रहे थे ना, जो मोहम्मद बिन सलमान ने दिया वो बेच के उनका अपना खुद का तिजोरी में डाल रहे थे। वो भी बेच के फिर ट्रेजरी में डाला हो तो अच्छा होगा ना। वो नहीं किया ना। फिर वो सब दिखाने के लिए गाय बकरी बेचना और गाड़ियां बेचना अलग है, मगर एक्चुअली उनका वो मकसद ही नहीं था, वो उनका सोच ही नहीं था। कोई जाके उनको बोला कि आलू प्याज का दाव बढ़ गया, तो उनको जवाब दिया इमरान खान, आलू प्याज की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए थोड़ी मैं बैठा हूं इधर। मतलब ऐसे बंदे को जाके आपने बिठाया, आपने स्पेक्टेकुलरली फेल हुआ, आपने सोचा कि इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो हाथ से बाहर निकल गया, बल्कि आपके खुद के आर्मी के अंदर दरार पैदा कर दिया। तो दैट इज अ बिग लॉस फॉर द आर्मी। तो वो एक्सपेरिमेंट दोबारा नहीं करना चाहते, इसीलिए नवाज शरीफ को लेके आ रहे हैं। नवाज शरीफ से मोर सीजन्ड और मोर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन पाकिस्तान में आज तो है नहीं। तो किसी के साथ वो एक्सपेरिमेंट अभी करने का सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं है, इसीलिए फिर दोबारा नवाज शरीफ को लेके आ रहे हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन आज का, वैसे डिबेट बहुत अच्छी, मतलब डिस्कशन बहुत अच्छा किया है आपने। सर मैं सच बता रहा हूँ, सुनते सुनते मजा आता है ना, तो उसके बाद फिर सवाल भूल जाता हूँ कई बार। लेकिन क्वेश्चन ये है सर कि जैसे अ, अभी हमारी बातचीत में एक चीज निकल कर आई कि सीज फायर हो गया। मतलब कभी ऐसा होता है कि पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर यानी कि तालिबान वाला जब जलने लगता है तो इंडिया तुरंत सीज फायर कर लेता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि एक सिंपल सा लॉजिक है, जब आप उधर फंसे हुए हैं तो तुम्हें यहां भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये क्या फिलॉसफी है भाई? अगर आप दुश्मन है, इंडिया पाकिस्तान को दुश्मन मानता है, तो तरीके से इतना माने कि और कि उसे फिर किसी तरीके की कंसेशन ना दे। ये तो एक तरीके का कंसेशन देना हो गया कि मान लिया तालिबान का बॉर्डर वहां जलने वाला है, यहां क्या किया, फरवरी 2021 के अंदर सीज फायर कर दिया, और वो सीज फायर आज तक चल रहा है। पाकिस्तान तोड़ दे तो तोड़ दे, हम नहीं तोड़ते। सर ये क्या है सर? जी, इसमें बहुत से कारण होंगे। जो मेरे मन में आता है वो एक दो तीन है कि एक तो वहाँ जो लोग रहते हैं बॉर्डर एरियाज में, उनका जिंदगी बदतर से बदतर होते जा रहा था, तो उनको थोड़ा रिलीफ चाहिए। 2-3 साल हमको उनका मतलब थोड़ा सिक्योर एनवायरनमेंट होना है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसके चलते हुए सीज फायर के बेनिफिट्स, उनके जो लाभ है, हम भी उठा सकते हैं। तो ये सीज फायर के चलते हुए दोनों तरफ थोड़ा शांति हो, ये अच्छी बात है। तो ये दैट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स, वो तो है। तो दूसरा जो है, अ, अभी अमेरिका का इंटरेस्ट भी है। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत भी दबाव डाले, क्योंकि अभी हम अमेरिका के करीब जा रहे हैं। अमेरिका हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि रशिया हमारी अतीत है और अमेरिका हमारी भविष्य है। क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है, हम तो छोड़ा नहीं है, फिर भी जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका से मिलता है, या मार्केट अमेरिका और वेस्ट से हम नकार नहीं सकते हैं। उनका उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए हमें आने वाले दिनों में। इसके चलते हुए शायद ऐसा लग रहा है कि ईस्टर्न फ्रंट, मतलब पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर भारत के साथ थोड़ा ठंडा हो, ताकि वो तालिबान और ये जो भी
और तो और जब वो फोकस कर रहा है, यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है ना, यूक्रेन को सप्लाई करने के लिए अमेरिका के पास बारूद बचा नहीं, ना यूरोपियन कंट्रीज किसी के पास वो नहीं है। उनके जितने भी स्टॉक पाइल्स हैं, 1 साल 1.5 साल तक जंग चलता रहा, फिर उनके पास सब खत्म हो गया। अभी उनके लिए उनका कोई इमरजेंसी आएगा, वो बस वही बचा रहा उनके पास, अमेरिका के पास। चाइना के साथ युद्ध होगा या कोई और होगा, तो उनके लिए जो मिनिमम रखना है वही बचा है उनके पास। बाकी जो बारूद यूक्रेन को सप्लाई करना था, वो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को इस्तेमाल करते थे। तो पाकिस्तान से ये शेल्स या जो भी है अम्यूनिशन उठा के यूके फ्लाइट जाते थे, और यूके से फिर वाया पोलैंड वो यूक्रेन को पहुंचाते थे। तो ये क्विड प्रो को पाकिस्तान ने क्या पूछा होगा, हमारी ईस्टर्न फ्रंट को आप ठंडा रखिए और आईएमएफ से लोन दिलवाइए, हम आपको बारूद देंगे। शायद ये अग्रीमेंट हो सकता है। तो भारत ने सोचा कि ठीक है, अमेरिका से हमारी लाभ मिल रहा है, तो देखते हैं कितने दिन ये क्या कर पाएगा, देखेंगे। तो थोड़ा उसको ठंडा रखा है हमने, हमें भी लाभ मिल रहा है उसके चलते हुए। पाकिस्तान उनके जितने भी अम्यूनिशन है वो यूक्रेन के दे बैठा है। तो अब हम उसके ऊपर हमला करेंगे तो पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। मगर आप उसको मारते मारते आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सरदर्द आके बैठ जाएगा। वहां से जब इन्फ्लक्स आएंगे, वहां से जब शरणार्थी आएंगे, उसको आप झेल नहीं पाएंगे। लाखों में आएंगे, करोड़ में आएंगे, अब क्या करेंगे। अब देखिए म्यांमार के साथ क्या हो रहा है। अभी तो मतलब 200-300 लोग आए। अब वहां चीन प्रोविंस और रखाने प्रोविंस और उनके जितने भी ये बॉर्डर एरियाज हैं, वो बॉर्डर एरियाज पूरा अस्थिर हो गया। तो उनके आर्मी फौज भी इधर भारत में घुस रहे हैं। अब आने वाले दिनों में लाखों में आएंगे। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो अमेरिका भी वही झेल रहा है ना। पूरे मेक्सिको से पूरे मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में घुस रहे हैं। तो भारत में रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानी पॉपुलेशन भारत में आएगा तो उसको हम कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितने लोगों को मारेंगे आप? लाख लोग आगे वहां खड़ा हो जाएंगे तो लाखों को हमने मार नहीं सकते हो ना। एक आएगा, 10 आएंगे तो मार सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है हमारी पास। तो इसीलिए पाकिस्तान को थोड़ा रिलीफ देना है, तो ये अग्रीमेंट हुआ है ऐसा लग रहा है। तो सब डिसाइड करके इसको हमने बोला है कि उसको छोड़ देंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो वो मतलब उसको जो करना है करने दीजिए। तो इसीलिए हम बॉर्डर ठंडा रखा है, मगर विजिलेंट रखा है। तो कभी कभी घुसपैठ होता है तो वी आर टेकिंग वेरी स्टर्न एक्शन। उसको मार रहे हैं, अभी भी हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। मगर पाकिस्तान भी अभी टैक्टिक्स बदल दिया है। वहां से लोगों को नहीं भेज रहा है, मगर वहां से ड्रोन भेज रहा है। वहां से ड्रग्स, मनी, कॉन्ट्रफीट, वेपन, ये सब वहां से आ रहा है। तो उसको जैम करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए हमारी डीआरडीओ कोशिश कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी को मास्टर करने के लिए। तो ये चल रहा है अभी। तो मल्टीपल रीजंस हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में फिर आगे कहा जाएगा, पाकिस्तान कहा जाएगा, देखेंगे। बट वी आर रेडी फॉर इट। अब वो कुछ हरकत कर बैठेगा तो वी आर उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। बट इट इज इन आवर इंटरेस्ट। हमारा भी थोड़ा लाभ मिल रहा है, इसलिए हम थोड़ा ठंड बैठा है उधर, और कुछ नहीं। तो इस पूरे डिस्कशन का जो लबोलबाब निकला, एक बॉटम लाइन निकली, वो यही निकली कि साहब इस समय पर पाकिस्तान फंसा हुआ है। पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका को है, इंडिया को अमेरिका की जरूरत है। तो ये एक ट्राइंगल सा बन चुका है, जिसके अंदर लव ट्राइंगल कह सकते हैं इसे, जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी भी एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन हाँ ये है कि हाँ जी, लव हेट, लव हेट रिलेशनशिप है, और वो पता नहीं अब कितने लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन ये है कि मामला जो है वो ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान हाफ रहा है, और सभी उसे समझा रहे हैं कि भाई देखो, इंडिया के साथ दोस्ती कर लो। और शायद इसीलिए नवाज शरीफ अपनी जो ग्राउंड पहले से बना रहे हैं कि अब जैसे लग चुका है कि इमरान खान को किसी भी तरीके से रोक कर, हरा कर और नवाज शरीफ को बिठाया जाएगा, ताकि इंडिया से रिलेशन को नॉर्मलाइज करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए। और शायद आर्मी को अब अपनी इज्जत बचाने के लिए भी नवाज शरीफ की कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन जरूरत तो है।
अब वो कितने दिन तक लगी रहेगी, क्या लगी रहेगी और कितने दिन तक ये रिलेशंस पीसफुल मेंटेन रहेंगे, वो तो हम और सर डिस्कस करते ही रहेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हमारे को समझाया और हमारा ज्ञानवर्धन किया। धन्यवाद सर। नमस्कार।